गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपने जो अभी टॉपिक किया था साइंस को लेके, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपका था वही हमारा पार्ट है नेक्स्ट सेकंड हाफ में। व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, ये हमने यहाँ पर देखना है कि साइंस क्या होगी और साइंटिफिक मेथड आपके पास में क्या होते हैं। ठीक, अब साइंस देखिए आपके पास में क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एज डेप्थ एज पॉसिबल and use the knowledge so gain to predict, modify and control phenomena। ठीक है, जो आपको बताया गया यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर बताया गया है, बताया आपको ये गया है कि आपके पास में साइंस क्या होगी। साइंस आपके पास में होगी एक सिस्टमेटिक वे से अंडरस्टैंडिंग नॉलेज किसकी, किसी भी नेचुरल फिनोमेना की, और कितनी डेप्थ से, उतनी डेप्थ से जितना पॉसिबल आप जा सकते हो। इसकी कोई वहाँ पर लिमिटेशन है नहीं कि आपने इससे बियॉन्ड नहीं जाना। आप जितना डेप्थ में जाना चाहो आप जा सकते हो। और जो नॉलेज आपने गेन की है उसको आपने वहाँ पर क्या करना है, उसको आपने यूज़ करना है किसके लिए, प्रेडिक्शन, मॉडिफाई और कंट्रोल करने के लिए कुछ एक जो फिनोमेना आपके हैं। ठीक, तो अब तक जो आपने पढ़ा है यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन क्लियर है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एज डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। अब जो नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर बताया गया है, साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। जो साइंस आपके वो एक्सप्लोरिंग होती है, एक्सपेरिमेंटिंग होती है और प्रेडिक्टिंग जो आप देखते हो आपके आसपास, उन सब में ये आपकी एप्लीकेबल रहती है। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनरिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। जो यहाँ पर आपने देखना है, जो साइंस आपका वर्ड जो आपने पढ़ा अभी वो कहाँ से आया, जो डेफिनेशन आपने देखी, ये देखिए जो बताया गया आपको। जो क्यूरियोसिटी आपकी होती है किसके लिए, नेचर के लिए, इसने कहीं ना कहीं आपको क्या दिया है, फर्स्ट स्टेप दिया है किसका, डिस्कवरी ऑफ साइंस को लेके। मतलब जो साइंस की डिस्कवरी हुई है उसके लिए मेन आपका कौन है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है नेचर, और नेचर को जानने की क्यूरियोसिटी। ठीक, जो साइंटिफिक मेथड आपके होंगे, जो साइंटिफिक मेथड आपके होंगे उसमें देखिए क्या होगा। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, उसके अंदर कुछ एक इंटरकनेक्टेड स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होंगे, और वो इंटरकनेक्टेड स्टेप्स आपके क्या क्या होंगे वो हमने देखना है। सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट स्टेप क्या है, सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब कि आपने जो भी ऑब्जर्वेशन करनी है वो एक सिस्टेमेटिक वे से होगी, स्टेप टू स्टेप आपने चलना है। सेकंड, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट आपके होंगे वो कंट्रोल्ड होंगे ना कि अनकंट्रोल्ड, क्योंकि अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हमेशा ही आपको हार्मफुल रिजल्ट देते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। देखिए जो बताया गया आपको यहाँ पर, बहुत कुछ आपको यहाँ पर बता दिया गया है साइंटिफिक मेथड के लिए। साइंटिफिक मेथड में आपको इसमें सिस्टमेटिक सबसे ऑब्जर्वेशन होगा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, क्वालिटेटिव भी होगी और क्वांटिटेटिव भी होगी। और साथ में मैथमेटिकल मॉडलिंग भी आपने उसकी करनी। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है कि जो आप पढ़ते हो, जो गेन करते हो, उसने आपने मैथ की फॉर्म में लेकर आना है। जैसा कि आप पढ़ोगे वहाँ पर जो फार्मूलाज हमारे बनेंगे वो मैथमेटिकल टर्म में आपके बनेंगे, और प्रेडिक्शन भी आपने उससे करना है, साथ में वेरिफिकेशन भी। जो आपने वहाँ पर थ्योरेटिकल देखा था क्या वो वेरीफाई आपका होता है एक्सपेरिमेंटली या नहीं होता। और फिर कुछ एक लाज जो आपके, जो थ्योरीज आपके हैं उनका फाल्सिफिकेशन होता है। फाल्सिफिकेशन है का मतलब है कि जो आपने कहा वो गलत हो जाता है कभी कभार आपके एक्सपेरिमेंट से, तो ये सब आपने वहाँ पर वेरीफाई करना। तो ये आपके साइंटिफिक मेथड वहाँ पर कहलाते हैं, और इंटरकनेक्टेड आपके सबके सभी स्टेप होंगे। जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर speculation and conjecture also have a place in science, but ultimately a scientific theory, to be acceptable, must be verified by relevant observations or experiments. There is much philosophical debate about the nature and method of science that we need to discuss here। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर, क्या बताया गया है, जो साइंस आप पढ़ते हो उसमें क्या होता है, जो आपने करना है, वेरीफाई करना है, वो रिलेवेंट जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको रिगार्डिंग आपने करना होता है। जो फिलोसफिकल डिबेट आपके बनता है
किसको लेकर, नेचर और मेथड ऑफ साइंस को लेके। तो उसकी में आपको इसमें यहाँ पर क्यों तो ज़रूरत है और फिर कैसे हम उसको वहाँ पर डिबेट को ओवरकम कर सकते हैं, ये सब हमने इसके अंदर देखना है। जो आपको इसमें पहले बताया गया है, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। क्या है आपको इसमें, इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, मेन रोल रहेगा थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस का। जो आपका इसमें क्या है, जो साइंस के प्रोग्रेस है उसके अंदर इसका मेन रोल वहाँ पर रहेगा। साइंस इज एवर डायनेमिक, ध्यान से देखिए, साइंस इज एवर डायनेमिक का मतलब है कि साइंस आपकी हमेशा बदलती रहती है। ठीक, हमेशा बदलने का मतलब ये नहीं कि जो साइंस आपने आज पढ़ी वो कल नहीं रहेगी या परसों नहीं होगी, बल्कि आपका इसका मतलब है कि जो थ्योरीज आप पढ़ रहे हो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहता है, मॉडिफाई होकर वो एडवांस में आपकी चली जाती है। ठीक, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन द साइंस एंड नो कॉन्जिक्वेंट अनकॉन्सर्न्ड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। ठीक, तो वहाँ पर कोई भी फाइनल थ्योरी आपकी नहीं होती साइंस के अंदर, और ना ही कोई ऐसा पर्सन होता है या साइंटिस्ट होता है जो क्वेश्चन आपका हो। अनक्वेश्चन का मतलब कि जिस पर कोई इंटेरोगेशन ना लगता हो। ठीक, एज ऑब्जर्वेशंस इम्प्रूव इन डिटेल एंड प्रिसिशन और एक्सपेरिमेंट्स यील्ड न्यू रिजल्ट्स, theories must account for them if necessary by introducing modifications. Sometimes the modifications may not be drastic and may lie within the framework of existing theory. देखिए, जो आपको बताया गया यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस आपने करनी है, इम्प्रूव डिटेल जो आपने वहाँ पर उसको इम्प्रूव करना है, ठीक, प्रिसिशन आपने करना है एक्सपेरिमेंट का, उससे नए रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, नए रिजल्ट आपके सामने वहाँ से आ जाते हैं। वो जो आपके पास में नए रिजल्ट आपके आए हैं वो थ्योरीज़ के साथ में क्या होने चाहिए, वो थ्योरीज़ के साथ में मैच करने चाहिए आपके। उनके जो आपके पास में थ्योरेटिकल था वही एक्सपेरिमेंटल में आपका वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन कभी कभार आपके पास में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो मॉडिफाई होता है, वो ड्रास्टिक नहीं होता। ड्रास्टिक ना होने का मतलब कि वो अलग से नहीं आता, बल्कि जो आपने फ्रेमवर्क किया है, फ्रेमवर्क का मतलब कि जो आपके पास में प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज थे, जो आपका उसमें प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज थे, वो उनके अंदर ही लाई करते हैं, मतलब उनके ही रिजल्ट को वो वहाँ पर वेरीफाई करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जो एग्जाम्पल आपको बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जोनस केपलर एग्जामिन द एक्सटेंसिव डाटा ऑन द प्लेनेटरी मोशन कलेक्टेड बाई टोक्यो ब्राहे, द प्लेनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन heliocentric theory, sun at the center of the solar system imagined by the Nicolaus Copernicus had to be replaced by elliptical orbit to fit the data better. क्लियर है। देखिए, जो यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, जो जोहन्स केपलर ने क्या किया था, एक एक्सटेंसिव डाटा उसके पास में अवेलेबल था प्लेनेटरी मोशन को लेकर, जो उसने कहाँ से कलेक्ट किया था, टोक्यो ब्राहे से, और ये आपका था प्लेनेटरी मोशन को लेकर। और उसने बताया था कि प्लेनेटरी मोशन आपका इसमें सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, और वहाँ पर उसके लिए इमेजिनेशन क्या था, हेलियोसेंट्रिक की उसने बात की थी। हेलियोसेंट्रिक का मतलब था कि सन आपका सेंटर में होगा, ठीक, अदर आपके पास में प्लेनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। और जो आपका इसमें निकोलस कोपरनिकस ने वहाँ पर उसको रिप्लेस किया, कैसे, इलेप्टिकल थ्योरी से, इलेप्टिकल ऑर्बिट से। उसने वहाँ पर ये नहीं माना था कि ऑर्बिट सर्कुलर होगा, बल्कि ऑर्बिट आपका इलेप्टिकल है, और ये आज तक थ्योरी आपकी वैलिड है। ठीक, और उससे इलेप्टिकल ऑर्बिट को लेकर जब उसने एनालिसिस किया तो वो जो डाटा था वो डाटा बहुत अच्छे से बेटर होता है, मतलब बेटर फिट आपका ये होता है, रिजल्ट आपको ये क्लियर वहाँ पर देता है। ओकेजनली हाउएवर द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज सिंपली अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशंस, दिस causes a major uphill in science. In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics, till then a very successful theory, could not explain some of the most basic features of atomic phenomena. जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमने पढ़ना है, देखिए हम यहाँ +1 क्लास में पढ़ेंगे, 20वीं सेंचुरी तक वहाँ पर इसको बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी माना जाता था कि इसके सिवाय वहाँ पर कोई और थ्योरी है नहीं। लेकिन जब एटॉमिक फिनोमेना की बात आई, एटॉमिक लेवल की बात आई, स्केल की बात आई, तो ये थ्योरी आपकी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थी, या यूँ कहा जाए कि थ्योरी का फाल्सिफिकेशन वहाँ पर हुआ।
तो फिर वहाँ पर जो नेक्स्ट बताया गया है, सिमिलरली देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रॉपरली, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकली न्यू थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स टू डील विद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर, फिर आगे बताया गया आपको इसमें, जो आपको इसमें था क्या था, आपको इसमें वेव पिक्चर थी लाइट की, लेकिन जो वेव पिक्चर थी लाइट की वहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को नहीं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाती है, ठीक। और इसके कारण वहाँ पर एक न्यू थ्योरी आपके पास में आई जो उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, वो आपके पास में एक क्वांटम मैकेनिक्स जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमेना के साथ में डील करती है। अब आपके पास में देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पहले से नहीं जानते, वेव पिक्चर ऑफ लाइट आप नहीं जानते क्योंकि आपने पार्टिकल पिक्चर पढ़ी है लाइट की 10th क्लास में, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपके लिए बिल्कुल वर्ड नए हैं। जब आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे तो ये सब टर्म्स आपके सामने आएंगे, हर टर्म आपके पास में डीप में आएंगे, सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर होता जाएगा। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर आप किसी मेटल सरफेस पर किसी सुटेबल लाइट इंटेंसिटी को इंसिडेंट करवाते हो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जो मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से स्केप करते हैं सरफेस से एनर्जी गेन करके, उनका वहाँ से निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कहलाता है, जो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है लाइट का, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास में है वहाँ पर क्या बताया गया है, जस्ट एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट may suggest an alternative theoretical model. A theoretical advance may suggest what to look for in some experiments. The result of experiment of scattering of alpha particle by gold foil in 1911 by Ernest Rutherford established the nuclear model of the atom, which then became the basis of quantum theory of hydrogen एटम गिवन इन 1913 बाई नाइल्स बोहर। देखिए जो आपको बताया गया है, जो नए एक्सपेरिमेंट आप करते हो कहीं ना कहीं वो आपके पास में क्या करते हैं, कोई एक एडवांस में थ्योरी आपको दे देते हैं। जैसा कि बताया गया यहाँ पर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था किसने, रदरफोर्ड ने, स्कैटरिंग उन पे करवाई थी गोल्ड फॉइल पर किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटम के अंदर, ठीक। तो वहाँ पर जो उसने देखा उसने पाया, तो जो वो वहाँ पर उसके रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट बेसिस बने किसके, क्वांटम थ्योरी के। जो क्वांटम थ्योरी के में आपको उसमें हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया था, किसने दिया था, नेल्स बोहर ने, या फिर हाइड्रोजन एटम मॉडल जो आपका या एटॉमिक मॉडल जो नेल्स बोहर का था, उसमें ये थ्योरी बहुत आपकी यूज होती है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसके अंदर यूज़ किया जाता है। साथ में क्या बताया गया है, ऑन द अदर हैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स, किसका कॉन्सेप्ट है, एंटी पार्टिकल्स, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थियोरेटिकली बाई पॉल डिराक। देखिए जो पॉल डिराक आपका है उसने किसका कॉन्सेप्ट दिया है, एंटी पार्टिकल्स का, और ये आपका उसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात है ना कि एक्सपेरिमेंटल की। अब एंटी पार्टिकल आपको पता क्या होना चाहिए, क्या होते हैं एंटी पार्टिकल्स, आपके पास में वो पार्टिकल्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स के साथ, उनके एंटी पार्टिकल्स मतलब उनसे अपोजिट वो वहाँ पर नेचर रखते हैं, कुछ ही क्वांटिटीज सेम होती हैं, कुछ ही क्वांटिटीज उनकी डिफरेंट होती हैं, ठीक। तो ये जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, इन 1930 एंड कन्फाइंड 2 years later by experimental discovery of positron एंटी इलेक्ट्रॉन बाई कार्ल एंडरसन। जो ये एंटी पार्टिकल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था, डिराक ने दिया था 1930 में। तो इसके 2 साल बाद ये एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया, किसके डिस्कवरी के साथ, डिस्कवरी हुई वहाँ पर पॉजिट्रॉन की, जो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, एंटी इलेक्ट्रॉन उसको नाम दे दिया जाता है। और ये किसने किया, ये क्या कार्ल एंडरसन ने वहाँ पर इसको किया। अब जो नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, जो फिजिक्स आपका है, फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेज। बात हमारी नेचुरल साइंसेज की है तो उसके अंदर जो बेसिक आपका है वो फिजिक्स आपका रहता है। बेसिक डिसिप्लिन में आपके अगर आप कैटेगरीज की बात करते हो तो आपके पास में क्या आते हैं, फिजिक्स आपका आता है वहाँ पर, विच आल्सो इंक्लूड अदर डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसमें आपके पास में केमिस्ट्री बायो भी इंक्लूड होते हैं। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। जो आपके पास में फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है नेचर, और ये आपके पास में
इसका जो संस्कृत इक्विवेलेंट होता है वो क्या है, भौतिकी। ठीक, क्या होगा संस्कृत इक्विवेलेंट इसका, भौतिकी इसका संस्कृत इक्विवेलेंट वहाँ पर रहेगा। दैट इज़ यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और जिसका मतलब कि आपने स्टडी करनी है फिजिकल वर्ल्ड की। ठीक, और फिर जो आपको बताया गया वहाँ पर अ प्रेसिस डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। देखिए जो सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ब्रॉड है अपने आप में, और इसे हम वहाँ पर इतना नहीं पॉसिबल है कि कुछ एक शब्दों में इसको हम बांध पाएँ या इसको डिफाइन कर पाएँ। ठीक, फिर भी वहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में ब्रॉडली आप क्या कह सकते हो, फिजिक्स आपके पास में क्या है, फिजिक्स डिस्क्राइब बी ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। ठीक, डिफरेंट नेचुरल फेनोमेनाज के अंदर उसके मैनिफेस्टेशन और नेचर की आपने यहाँ पर क्या करनी है, आपने यहाँ पर करनी स्टडी जो फिजिक्स आपकी है। या फिर आप यूँ कहा जाए कि आपका उसमें फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपके पास में वहाँ पर जो नेचर है और जो आपके पास में वहाँ पर नेचुरल फेनोमेनाज हैं उन सब की ये वहाँ पर डीलिंग करता है। इन शॉर्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनाज। ठीक, दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक, अब देखिए जो आपको इसमें नेक्स्ट बताएगा, यहाँ पर क्या बताया गया आपको, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन नेक्स्ट सेक्शन। हाउ हियर वी रिमार्क ऑन द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। ठीक, अब जो आपका क्वेश्चन स्कोप होगा फिजिक्स का वो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा, लेकिन अभी जो हमने पढ़ना है यूनिफिकेशन और रिडक्शन आपके पास में क्या रहेगा। ठीक, अब देखिए, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। ठीक, जो आपके पास में वहाँ पर डाइवर्स फिनोमेनाज होते हैं, फिजिकल फिनोमेनाज होते हैं, उसको आपने इन टर्म्स ऑफ लॉज और कॉन्सेप्ट्स में लेकर आना है। The effort is to see the physical world as manifestation of the some universal laws in different domains and conditions. For example, the same law of gravitation given by Newton describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around the earth, and the motion of planets around the sun. Similarly, the basic laws of electromagnetism, Maxwell's equations, govern all electric and magnetic phenomena. The attempt to unify fundamental forces of nature reflect this same quest for unification. देखिए जो आपको यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया आपको यहाँ पर, आपको ये बताया गया कि वहाँ पर आपके पास में क्या होगा, आपके पास में ये रहेगा यहाँ पर कुछ इस वजह से कि जो आपने बात की है यूनिफिकेशन की। ठीक, और यूनिफिकेशन में आप देखिए जो बताया गया आपके पास में जो लॉज आपके होते हैं, कभी कभार एक ही लॉ, एक ही आपके पास में कॉन्सेप्ट बहुत सारी फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर देता है। जैसे न्यूटन ने वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉज आपको दिए हैं, जिसने बताया था कि आपके पास में ऑब्जेक्ट क्यों अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं। तो उसी लॉ के बेस पर आप क्या कर सकते हो, उसी लॉ के बेस पर आप वहाँ पर जो प्लेनेटरी मोशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, तो वहाँ पर सिमिलरली जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सकती है। क्लियर है, और वहाँ पर जो आपको इसमें नेक्स्ट बताया गया है, आ रिलेटेड इफेक्ट इज़ टू derive the properties of a bigger, more complex system from properties and interactions of its constituent simpler parts। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर मैं किसी भी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स को उठा लूँ, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, एक बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की होगी। किसकी होगी, एक बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वहाँ पर प्रॉपर्टी ये बनेंगे। और ये अप्रोच हमारी क्या कहलाएगी, ये अप्रोच हमारी कहलाएगी वहाँ पर रिडक्शनिज्म आपका ये कहलाएगा। और ये क्या है, ये हार्ट है फिजिक्स का, हार्ट ऑफ फिजिक्स आपके पास में ये होगा। मतलब ये आपके पास में फिजिक्स का मेन पार्ट है, कौन सा,
रिडक्शन बोलिए या फिर रिडक्शनिज्म आप उसको बोलिए, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करके एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की स्टडी को एनालाइज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपके पास में सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स आपके पास में होता है स्टडी किसकी? हीट की आपके पास में स्टडी होती है। ठीक, डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी, डील्स विद द बल्क सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। देखिए जो आपके पास में है ये, आप इसको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ के टर्म में डील करते हो थर्मोडायनेमिक्स को। और वो क्वांटिटीज़ क्या क्या है? टेम्परेचर हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, एंट्रोपी आपकी हो सकती है। ठीक, अब देखिए जो इसके बाद आपको बताया गया वहाँ पर सब सिक्वेंटली द सब्जेक्ट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स इंटरप्रेटेड these quantities in terms of properties of the molecular constituent of bulk system, in particular that temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecules of the system। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर, अगर सब्सिक्वेंटली हम बात करें, जो काइनेटिक थ्योरी आपके पास और स्टैटिकल मैकेनिज्म आपके पास में होगा किसका? मैकेनिज्म आपके पास में जो रहेगा किसके लिए? वहाँ पर इंटरप्रेटेड दिस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बल्क सिस्टम। जो आपका ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं, ये बल्क सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, जो टेम्परेचर मेरा है, टेम्परेचर पाया गया है कैसे कनेक्टेड? एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कनेक्टेड होता है मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं गैस थ्योरी की बात करूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 1 आपका जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, या फिर यूँ कहा जाए कि स्पीड आपकी टेम्परेचर के साथ में रिलेटेड होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो अब तक पार्ट कंप्लीट किया है, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर का फिजिकल वर्ल्ड का, व्हाट इज़ फिजिक्स। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये भी हमने करना है। और आप ध्यान से करते रहना अपने सिलेबस को, स्टार्टिंग से बड़े अच्छे ढंग से आपने करना है, क्योंकि जो सिलेबस आपका है थोड़ा आपके पास में यहाँ पर जो सिलेबस ब्रॉड है, टाइम लगेगा आपको इसको कंप्लीट करने में, और रिवीजन आपका बहुत लास्ट में जाकर होगा। साथ साथ आपके जो डाउट होंगे वो लिए जाएंगे। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता या कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, तो आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएंगी अपनी तरफ, मेरी तरफ से बेस्ट बेसिस पे, बेस्ट लेवल पे। ठीक, और साइंस आपने ली है तो अच्छी ली है आपने, साइंस का कॉन्सेप्ट अच्छा आपके लिए, तो ध्यान से पढ़िए। और अपनी आप एक नोटबुक लगा लेना जिसमें इन टर्म्स को आप लिखते रहो साथ साथ। थैंक यू।